Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science chapter number 8, force and pressure. We have discussed a lot in this chapter uh, about force and applications of force, and now after that we also discuss about the contact forces, okay, which required contact of the object and the which required contact of two objects, okay. like we have discussed about the first type of the contact force is like a muscular force, okay. So we have discussed about the muscular फोर्स में हमने ये देखा कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, वो मसल्स के थ्रू हमारी बॉडी के थ्रू लगता है, यानी कि हमारी बॉडी के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स होता है। ये हमने डिस्कस किया था पहले ही, ठीक है। जैसे एक बुलोक कार्ट आपको दिखा रखी है, बुलोक कार्ट में क्या कर रहा है, ये जो एनिमल है वो भी अपनी मसल्स का यूज करके इस कार्ड को खींच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मस्कुलर फोर्स है, इनकी मसल्स का यूज हो रहा है इसमें, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। हम कोई बुक को लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं बुक को या बाल्टी को उठाते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक मस्कुलर फोर्स होता है, ठीक है। तो हम अपनी मसल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो मस्कुलर फोर्स होता है। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स के तौर पे। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अ बॉल रोलिंग along the ground gradually slows down and finally comes to rest। आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देंगे और ध्यान देंगे कि अगर आप बॉल को रोल करवाते हो, ग्राउंड पे रोल करती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो स्टॉप हो जाती है और रेस्ट फेज में चली जाती है, यानी कि बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। पहले उसकी स्पीड स्लो होती है और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो रेस्ट फेज में चली जाती है। वेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, जब हम बाइसिकल को पैडल करना बंद कर देते हैं, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप। तो उसके पैडल क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे, पहले तो घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं उनकी स्पीड और धीरे धीरे स्टॉप हो जाते हैं। अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। कार हो चाहे स्कूटर हो चाहे बाइक हो, कोई सी भी गाड़ी हो, अगर जब उसका इंजन हम बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो वो भी एक धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है और रेस्ट फेज में चली जाती है, ठीक है। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट, ठीक है। बोट भी क्या हो जाएगी धीरे धीरे, जब हम उसके रोइंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो चप्पू होते हैं ना, चप्पू से हम आगे नहीं चला रहे हैं उसे, तो क्या हो जाते हैं धीरे धीरे, अगर हम वो नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो बोट जाके आगे जाके थोड़ा थोड़ा धीरे स्पीड करके और क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी और फिर रेस्ट फेज में चली जाएगी। कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस, इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ है, ठीक है। इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स appears टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इन सारी सिचुएशंस में कोई भी फोर्स क्या नहीं दिख रहा है, appears टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। जबकि वो क्या कर रहे हैं, कुछ देर बाद डिक्रीज हो जा रही है स्पीड उनकी और वो क्या हो जा रहे हैं, रेस्ट फेज में चले जा रहे हैं। व्हाट कॉज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, क्या ऐसा चीज है जो चेंज हो रहा है उनके स्टेट ऑफ मोशन, जबकि कोई फोर्स एप्लीकेबल दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर। कुड सम फोर्स बी एक्शन ऑन देम, कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस, ठीक है। आप बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वो कैसे अप्लाई अप्लाई हो रहा है वो फोर्स। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जो भी फोर्स इन चीजों में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पे कि बॉल चलते चलते धीरे धीरे स्पीड हुई उसकी और वो रुक गई, स्टॉप हो गई, ठीक है, वो किस वजह से हो रहा है। या कार धीरे धीरे जब उसका इंजन बंद किया वो रुक जा रही है, ठीक है। बोट जब हम उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाना बंद कर रहे हैं तो धीरे धीरे रुक जा रही है, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, दिस ऑल अबाउट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन होता है वो, ये सब क्या है, ये फ्रिक्शन के एग्जाम्पल्स है। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, ठीक है। ये किससे लगता है, जैसे रनिंग बॉल है तो रनिंग बॉल का ग्राउंड के सरफेस से लग रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड के सरफेस से लगता है ये फोर्स, ठीक है, रनिंग ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के सरफेस से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग, ठीक है। ऐसे ही फ्रिक्शन क्या होता है, जो बोट पे फ्रिक्शन है वो भी किसकी वजह से लग रहा है, बोट के बेस से और वाटर के सरफेस से, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में लगता है। जो भी मूव कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट, उसमें फ्रिक्शन जरूर लगता है। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है डायरेक्शन की। यानी कि अगर कोई कार है और वो कार मूव कर रही है, ठीक है, कार मूव कर रही है किस तरफ, वो कार मूव कर रही है इस साइड में, डायरेक्शन में, ठीक है। अभी ये जमीन पे चल रही है, लैंड पे चल रही है, ठीक है। लैंड सरफेस, जो जमीन का जो सरफेस है, ऊपर का एरिया है, वो इसके टायर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या है, इसके टायर्स के और इस जो लैंड एरिया है उसके सरफेस के बीच में ये फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी ये गाड़ी इधर की तरफ के लिए रन कर रही है, ठीक है, रन कर रही है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन, ठीक है। जिस भी साइड पे ऑब्जेक्ट रन कर रहा होता है या मूव कर रहा होता है, उसके ऑपोजिट साइड में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन सरफेसेस, ठीक है। और फ्रिक्शन कब आता है, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टायर का सरफेस और लैंड का सरफेस जो एरिया है, वो क्या हो रहा है, कनेक्ट में आ रहा है, ठीक है। टायर्स और जमीन कांटेक्ट में। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। You will learn more about this force in chapter 9. You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it, ठीक है। जब भी ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा तो हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कांटेक्ट में होने चाहिए, इसेंशियल फॉर, ठीक है, ये इसेंशियल है, बहुत जरूरी है कि कांटेक्ट में होना जरूरी है फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट, जैसे आप हाथों को रगड़ते हो, आप अपने हाथों को रगड़ते हो, अपने हाथों को आप आपस में रगड़ते हो, ताकि जब ठंडियाँ होती है तो आप अपने हाथों को रगड़ते हो, तो दो हाथों की सरफेस क्या है, आपस में रगड़ रही है, तो उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से गर्मी पैदा होती है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 8.7 में, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें पहला फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट है, यानी कि अब कांटेक्ट नहीं होगा। अभी तक तो कांटेक्ट हो रहा था, चाहे वो फ्रिक्शन हो चाहे मस्कुलर फोर्स हो, उसमें दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट होना जरूरी था। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम पढ़ेंगे, पहले एक्टिविटी 8.6 देखते हैं। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, आपने बार मैग्नेट लेना है, इस तरह के बार मैग्नेट्स होते हैं, उनको लेना है आपने, ठीक है, इनको बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल और वुडन रोलर एज शोन इन फिगर 8.10, ठीक है। आपने क्या करना है, द लॉन्गेस्ट साइड जो है मैग्नेट की, ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल, ठीक है, उसको क्या करना है, 3 राउंड शेप्ड पेंसिल को क्या करना है, के ऊपर पेंसिल और वुडन रोलर, ठीक है, उसके ऊपर रख देना है आपने, राउंड शेप्ड पेंसिल और वुडन रोलर एज शोन इन फिगर 8.10, जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया है, आपने ऐसे रोलर की तरह बना देनी है उनको, 3 पेंसिल उसके नीचे रख देनी है। अब क्या करना है आपने, कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या करना है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर, ठीक है। अब आपने एक अदर मैग्नेट लेना है और उसका ऑपोजिट जो साइड है, जो कि उसका दूसरा एंड है, अदर मैग्नेट का दूसरा पोल, जो ऑपोजिट पोल, आपको पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक इधर और एक इधर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो आपने उसका ऑपोजिट पोल, देखो यहाँ पर ये पिंक वाला है, ये ब्लू वाला है, ऑपोजिट पोल है। अब जैसे आप इसको इस पे ले जाओगे, मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर, ये मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर। नोट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट, ठीक है। अब आप देखते हो, जब इसको ऑपोजिट साइड से इस तरफ से लिया तो इस तरफ से अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, ये अट्रैक्शन करते हैं। तो जैसे ही आप इसको पास लाओगे तो ये इधर के लिए मूव करने लग जाएगा, ये मैग्नेट जो है वो इधर के लिए मूव करने लग जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन लग रहा है इसकी तरफ, तो यानी कि ये जो मैग्नेट है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन वाला मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और यहाँ पर क्या है, सेम सेम पोल इन्होंने लगा दिए हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे सेम पोल को ले जाएंगे तो ये इस तरफ के लिए मूव करेगा, यानी कि दूर जाएगा उससे, तो क्या हो जाएगा, रिपेल वाला फोर्स लगेगा, यानी कि दूर जाने वाला फोर्स लगेगा। तो फोर्स कोई ना कोई अप्लाई हो रहा है, बिना टच किए हुए यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक बार इंट्रैक्शन फोर्स और एक बार रिपेल, रिपेल के लिए यानी कि दूर जाने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको, ये दूर भेज रहा है इसे अपने से, ठीक है। तो दोनों में क्या है, बिना टच किए हुए क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट में, और ये पेंसिल्स के थ्रू वो क्या कर रहा है, रोल करते हुए उधर चला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद, डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट,
ठीक है, क्या मैग्नेट जब उसके पास ले जाया गया तब वो उसने रोल करना शुरू कर दिया था, मूव द अदर मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट, जैसे ही उसको मैग्नेट को लेकर गए, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, क्या ये हमेशा अप्रोचिंग मैग्नेट के डायरेक्शन में मूव करेगा। वट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, क्या ये ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती है, डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स, इसका मतलब क्या है, जब भी ये इस तरह का मैग्नेट का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये क्या बताता है कि इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स तो अप्लीकेबल हो रहा है, चाहे वो इधर जाने वाला है चाहे वो इधर जाने वाला है, लेकिन फोर्स तो अप्लीकेबल है, बिना टच किए हुए वो एक दूसरे के नियर या फिर उनसे फार मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई तो इनमें फोर्स लग रहा है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि दो एक जैसे पोल्स वाले मैग्नेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, एक जैसे पोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ है, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, और क्या होता है जब दोनों ऑपोजिट पोल्स होते हैं, बार मैग्नेट के दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपको पता है पहले से ही। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब ये इंटरेक्ट कर रहा था, ये ऑपोजिट पोल से दोनों, तो इंटरेक्ट किया इसने, अपनी तरफ खींचा, और यहाँ पर क्या था, जब ये ऑपोजिट सेम पोल से, तो इसने दूर भेजा, इसे रिपेल किया, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेट की वजह से कुछ मूवमेंट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स एप्लीकेबल है इसकी वजह से। ठीक है, इसे ही मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन जो हो रहा है उसको भी हम एक तरह से पुल और पुश का फोर्स ले सकते हैं, एक जगह तो पुल कर रहा है, उसको खींच रहा है, और एक जगह उसको दूर भेज रहा है। ठीक है, तो ये इसको पुल और पुश का एक तरह से हम फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरह का फोर्स ही है। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम, डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स, क्या आपके पास ब्रिंग्स, आप मैग्नेट को लेकर आएंगे इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम, कॉन्टैक्ट में, इस तरह से आप करेंगे उसको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। ठीक है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे किसी भी तरह का फोर्स एप्लीकेबल करता है, चाहे वो इंट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्सन हो। ठीक है, या तो दूर भेजने का हो या पास लाने का हो। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो भी फोर्स मैग्नेट से लग रहा है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, या मैग्नेटिक फोर्स तो है ही वो, लेकिन साथ में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, यानी कि उसमें कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही मूव करेगा विदाउट टचिंग। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे अगर एक मैग्नेट को हम क्या करेंगे, एक नेल के पास भी ले जाएंगे, आयरन नेल के पास भी ले जाएंगे, तो क्या होगा, वो उसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये इसमें हम स्टडी करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, किसमें, मैग्नेटिक फोर्स में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स में आपके पास ये था। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो जनरेट होने वाला जो फोर्स होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 8.7 में देखेंगे हम, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। ठीक है, आपने एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेना है और उसको 2 पीसेस में आपने डिवाइड कर देना है। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल। ठीक है, आपने एक जो पीस है उसका, उसको एज में लगा देना है, टेबल के एज में। ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया, स्ट्रॉ को, प्लास्टिक स्ट्रॉ को आपने क्या किया, 2 पीस में डिवाइड किया। अब उनको क्या करना है, आपने सस्पेंड करना है, एक पीस को आपने क्या करना है, टेबल पे अटैच कर देना है विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। ठीक है, इस तरह से आपने ये लटका दिया, देखो ये लटका दिया आपने इस तरह से। ठीक है, अब इसको क्या करना है, नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। अब आपने क्या करना है, अब आपने दूसरे स्ट्रॉ को क्या करना है, पेपर की शीट पे रगड़ना है। ठीक है, रब करना है आपने, इसको अच्छे से घिसना है। ठीक है, इस वाले स्ट्रॉ को, दूसरे वाले स्ट्रॉ को आपने इसको पेपर शीट पे अच्छे से रगड़ना है। ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रॉ को। अब क्या होगा, द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब आपने क्या करना है, जो रब्ड एंड है, जिसको आपने खूब अच्छे से रगड़ा है, रब किया है किसी पेपर शीट पे, अब आपने उसको, वो जो सस्पेंडेड जो स्ट्रॉ है उसके सामने लेके जाना है। ठीक है, ये जो थ्रेड
के साथ लटका हुआ है, उस वाले स्ट्रॉ के साथ आपने वो रब्ड स्ट्रॉ को लेके जाना है जिसको आपने बहुत रगड़ा है शीट ऑफ पेपर पे, ठीक है। मेक श्योर दैट द टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। आपने ये ध्यान देना है कि दोनों एक दूसरे को टच ना करें, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, सिर्फ नियर लेकर जाना है आपने उसको, जो सस्पेंडेड पार्ट सस्पेंडेड जो पीस है उसके पास लेकर जाना है, ना कि टच करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? नेक्स्ट रब the free end of the suspended piece of straw with a sheet of paper. Again bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? ठीक है, आपने क्या देखा जब आप उसको लेकर जाते हो, जो रब्ड स्ट्रॉ था उसको सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास लेकर जाते हो, तो क्या होता है, वो सस्पेंडेड स्ट्रॉ इस रब्ड स्ट्रॉ की तरफ अट्रैक्ट होता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, टिल्ड हो गया, इधर की तरफ के लिए टिल्ड हो गया, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो इसे, ठीक है, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। A straw is said to have acquired electrostatic charge। तो हम ये मान के चलते हैं जिस जो पीस था स्ट्रॉ का, उसको हमने क्या किया था, शीट ऑफ पेपर पे रब किया था, शीट ऑफ पेपर पे रब किया था, वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पेपर पे जो हमने रगड़ा था जिस वाले को, यानी कि रब किया था, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, बार बार रगड़ने की वजह से। आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर, सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज बॉडी। अब ये क्या हो गया, एक चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल हो गया, मतलब ये चार्ज हो गया, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एक चार्ज बॉडी का जैसे ये एक चार्ज बॉडी है, यानी कि चार्ज हो गई ना, इसमें चार्ज आ गया है कोई, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया। एक चार्ज बॉडी का किसी चार्ज बॉडी पर या अनचार्ज बॉडी पर, चाहे वो दूसरी चीज भी ऐसे ही चार्ज हो, या वो इस सस्पेंडेड जो आपका क्या है स्ट्रॉ है, पीस है, उसके तरह अनचार्ज हो, उन पर एप्लीकेबल जो फोर्स होता है किसी चार्ज बॉडी का, ध्यान से सुनेंगे, किसी चार्ज बॉडी का किसी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगे, ठीक है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी कि एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, अब वो किसी या तो अनचार्ज बॉडी पे लग रही है, अनचार्ज बॉडी, यूवी बॉडी, ठीक है, या फिर वो चार्ज बॉडी पे लग रही है, किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे लग रही है, तो वो दोनों जगह पे कुछ ना कुछ फोर्स एप्लीकेबल होगा जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। ये फोर्स कब एप्लीकेबल होता है, जब कांटेक्ट में नहीं होती हैं दो बॉडीज, ठीक है। जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, उसमें भी कांटेक्ट में नहीं थी, तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में भी बिल्कुल टच नहीं होना है उनको, ठीक है। तो इसमें भी क्या लगेगा, क्या लगेगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। The electrostatic force, therefore, is another example of non-contact force. You will learn more about electric charge in chapter 12. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। इसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स, द अदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको भी समझेंगे कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक अदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। You know that a pen falls to the ground when it slips off your hand. आप देखते हो कि जब भी आप एक पेन है आपके पास, कॉइन है आपके हाथ में, कोई भी रखी हुई चीज़ है, अगर आपके हाथ से स्लिप कर जाता है तो वो सीधे नीचे आके गिरता है। क्यों गिरता है? लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट। जैसे ही लीव्स और फ्रूट्स जैसे ही वो प्लांट से डिटैच होते हैं, यानी कि टूटते हैं, तो वो सीधे नीचे आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? हैव यू एवर वंडर व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों होता है? When the coin is held in your hand, it is at rest। क्योंकि जब कॉइन आपके हाथ में है वो अभी रेस्ट में, योर हैंड इट इज एट रेस्ट। एज सुन एज इट इज रिलीज्ड, जैसे इसको रिलीज किया जाता है, इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स नीचे जाने लग जाता है, जैसे इसको छोड़ा जाता है नीचे जाने लग जाता है। इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज। इसका मतलब जो कॉइन है उसके अंदर कोई स्टेट ऑफ मोशन आ गया, यानी कि अब उसके अंदर एक्टिविटी आ गई है, वो मोशन करने लग गया है। वो मोशन क्यों कर रहा है, इसको हमको फाइंड करना है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या ये बिना किसी फोर्स के एप्लीकेबल हो सकता है? क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो हमने कॉइन उसको अपने हाथ से छोड़ा और वो उस पर बिना कोई फोर्स लगे वो नीचे चला गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई फोर्स तो लगा ही होगा उस पर, तभी तो नीचे जा रहा है। ऊपर क्यों नहीं गया, कहीं और नहीं क्यों नहीं गया, या वहीं पे खड़ा क्यों नहीं रहा? विच इज द फोर्स? तो ये फोर्स कौन सा है, इसको हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स आर थिंग फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं वो जमीन की तरफ ही क्यों गिरते हैं, या अर्थ की तरफ ही क्यों गिरते हैं, अर्थ सरफेस पे ही क्यों गिरते हैं?
क्योंकि अर्थ उन पे पुल का फोर्स लगाती है, यानी कि पुल करती है अर्थ उनको, अर्थ की सरफेस जो होती है उनको खींचती है अपनी तरफ। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी मीन्स जो अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे टू पुल, तो वो क्या होता है? खींचने के लिए जो भी फोर्स लगाती है अर्थ अपनी तरफ, उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और जस्ट ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी भी कह सकते हैं आप। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि जो चार्ज बॉडी है वो दूसरी अनचार्ज या चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, वैसे ही जो अर्थ की जो सरफेस की ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो भी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हर किसी ऑब्जेक्ट में लग रहा है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। ठीक है, वो हर किसी पे लग रहा है, इवन हम भी खड़े हैं तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अगर हम कहीं से कूदते हैं तो हम भी अर्थ की तरफ ही आते हैं। तो अर्थ सभी जितनी भी चीजें हैं सब तरह के ऑब्जेक्ट्स पे क्या लगाती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। जैसे ही हम टैप को ओपन करते हैं वाटर के, वैसे ही पानी सीधे नीचे गिरता है। ठीक है, हवा में फ्लो नहीं करता है। ठीक है, वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वाटर ऑफ रिवर्स है, फ्लोज वो फ्लो करते हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ के लिए करते हैं फ्लो। क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। जिधर ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जिधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी, वो उधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ठीक है, ग्रेविटी अकेले अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है कि अर्थ ही वो ग्रेविटी अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऐसा नहीं है। सिर्फ अर्थ ही नहीं करती है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ अर्थ का ही ये, ऐसा नहीं है कि अर्थ की अकेली अलोन प्रॉपर्टी है, अकेली प्रॉपर्टी है ग्रेविटी, नहीं। हर एक ऑब्जेक्ट अपने साथ के दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? फोर्स लगाता है। वो इस ग्रेविटी की तरह होता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरह होता है। ठीक है, अर्थ भी लगा रही है और कितने भी, एटलीस्ट अर्थ भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अर्थ को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं, अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, उसके पास अपना फोर्स है। तो ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट्स को हम मान सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, उसके पास अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, और वो हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको हमने समझा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े? कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। सबसे पहले हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा, जिसमें अटैचमेंट होना जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में मिलना जरूरी है, चिपकना जरूरी है। ठीक है, जैसे मस्कुलर फोर्स है, उसमें बिना अटैचमेंट के मस्कुलर फोर्स नहीं काम कर सकता है। जैसे बुलॉक कार्ड देखा हमने, ठीक है, या फिर लिफ्टिंग ऑफ बुक देखा। उसके बाद हमने फ्रिक्शन फोर्स देखा, जो सेकंड क्या था? कॉन्टैक्ट फोर्स था, जिसमें कि कॉन्टैक्ट होना जरूरी था दो ऑब्जेक्ट्स का, जैसे रनिंग कार के टायर का और लैंड के सरफेस का, जमीन के सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो वर्क कर रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रनिंग कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने पहला पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में हमने देखा कि जो सेम पोल्स हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, और जो डिफरेंट पोल्स हैं मैग्नेट के, वो अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इनकी ये इसमें भी बिना टच किए हुए दोनों मैग्नेट आपस में क्या कर रहे हैं? इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बिना कांटेक्ट के हो रहा है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ा हमने, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज देकर किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल बना दिया, चार्ज बॉडी बना दिया। जैसे हमने एक स्ट्रॉ था प्लास्टिक का स्ट्रॉ, उसको पेपर शीट पे रब करके बार बार रगड़ के क्या कर दिया? उसे चार्ज बॉडी बना दिया, चार्ज बॉडी बना दिया। और उसने क्या किया? एक अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। अनचार्ज बॉडी यानी कि जो थ्रेड से लटका हुआ जो स्ट्रॉ था उसको अपने तरफ खींच लिया। ऐसा ही ये सेम चार्ज बॉडी के साथ भी कर सकता है। जो ये चार्ज बॉडी है वो ऐसी ही चार्ज बॉडी को भी अपनी तरफ खींच सकता है, दूसरी चार्ज बॉडी को भी खींच सकता है। तो क्या है? ये दूसरी चार्ज बॉडी इसको खींच सकती है। तो जो फोर्स एक चार्ज बॉडी का किसी अनचार्ज या चार्ज बॉडी पे लगता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन करता है? अर्थ अप्लाई करती है जो फोर्स सारी चीज़ों पे, ऑब्जेक्ट्स पे, ताकि वो सब सामान जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब अर्थ की तरफ क्या होते हैं? गिरते हैं या फॉल करते हैं, तो उसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ऐसा ही फोर्स क्या करते हैं? हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इस तरह से हमने फोर्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब डिटेल डिस्कस किया। अब हमारे पास प्रेशर है, नया जो हेडिंग है प्रेशर 8.8, क्योंकि इस
चैप्टर का नाम ही फोर्स एंड प्रेशर है, तो प्रेशर इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर्स, बट प्रेशर को आप नहीं समझ सकते हो बिना फोर्स के, ठीक है। प्रेशर को आप नहीं समझ सकते हो, प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स का जानना जरूरी था, इसलिए हमने पहले फोर्स पढ़ा है, अब प्रेशर पढ़ेंगे। तो प्रेशर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।